Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is daily newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। आज का हमारा पहला आर्टिकल सेम सेक्स मैरिज के इशू से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन चल रही थी विच वॉज अबाउट लीगलाइजिंग द सेम सेक्स मैरिज, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक लॉन्ग अवेटेड वर्डिक्ट आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है। अलॉन्ग विद इट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकग्नाइज किया है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है, इसे रिकग्नाइज करना या फिर इसे रेगुलेट करना ये लेजिस्लेचर का काम है। ओनली लेजिस्लेचर कैन रिकग्नाइज सच मैरिजेस, और इस केस में कोर्ट्स इंटरवीन नहीं कर सकते। तो ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं कि इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं। तो सबसे पहले तो जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे, it has clearly given the verdict against giving constitutional validity to same sex marriages। तो इस इशू को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं मिली है। 3:2 की वर्डिक्ट रही है इस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। प्लस इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के डोमेन में रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो किसी, जैसे कि हमारे पास इस इशू को लेकर स्पेशल मैरिज एक्ट है एसएमए, कि कोर्ट ना तो इसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है, ना ही इस एक्ट के अंदर वी कैन रीड वर्ड्स इनटू दैट कि भाई सेम सेक्स मेंबर्स को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। कोर्ट हैज क्लियरली सेड कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इट इज फॉर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कि वो इस इशू को लेकर लॉज बनाए। अलॉन्ग विद इट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो क्यूर पर्सन्स हैं दे हैव इक्वल राइट एंड फ्रीडम टू एंटर इनटू अ यूनियन। तो यहाँ पे सिविल यूनियन की बात की गई है। तो अगर हम ये पूरा केस देखें तो इसमें एक फेवर्ड एक्सटेंशन मिला है ऑफ सिविल यूनियन टू द सेम सेक्स कपल। क्या होता है सिविल यूनियन? देखिए, ये एक लीगल स्टेटस देता है एंड इट अलाउज दी सेम सेक्स कपल टू हैव सम स्पेसिफिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जिस तरह एक नॉर्मल मैरिड कपल्स की कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, सिमिलरली सेम सेक्स कपल्स को भी एक लीगल स्टेटस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिविल यूनियन। However, अगर देखा जाए तो it will resemble marriage, but it does not have the same kind of recognition as marriage has when it comes to personal laws। तो personal laws में जैसे marriage को recognize किया जाता है, उन cases में civil union को recognize नहीं किया जाता, but एक तरह का legal status मिल जाता है जिससे कि same sex couples को specific rights और responsibilities मिलते हैं जिस तरह एक married couples को मिलते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यूर कपल के लिए जो है वो एक्सटेंड किया है। प्लस वन मोर थिंग इज दिस, इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि राइट टू मैरी ये कंप्लीटली हमारे एज अ फंडामेंटल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे एक्सप्रेस्ड नहीं है। राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू मैरी इज अ स्टैट्यूटरी राइट। ये एक बड़ी चीज़ इस केस के अंदर पूरी क्लियर की गई है। हाउएवर, मैरिज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स हैं, अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन इसकी जो रिकग्निशन है कि भाई ये एक फंडामेंटल राइट है, वो थ्रू जुडिशियल डिसीजंस के तौर पे डेवलप हुई थी। लेकिन इस जजमेंट में ये क्लियरली कह दिया गया है कि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट ना होके एक स्टैट्यूटरी राइट है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इजराइल गाजा वॉर से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में है। इस गाजा स्ट्रिप में एक हॉस्पिटल के ऊपर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई एंड एटलीस्ट 500 पीपल हैज़ बीन किल्ड। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स आर स्टिल राइट नाउ अंडर द रबल, जिनका नंबर अभी काउंट नहीं हुआ है। लेटली हमने एक वीडियो में लॉज ऑफ वॉर डिस्कस किया था, जिसमें हमने जिनेवा कन्वेंशन की बात की थी, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात की थी, वेयर द सिंपल बेसिस वाज टू डिमार्केट बिटवीन द सिविलियंस एंड कॉम्बैटेंट्स। एंड हमने ये देखा कि इस पूरे ह्यूमैनिटेरियन लॉ का बेसिस क्या था,
टू प्रोटेक्ट सिविलियंस। एंड यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप के एक हॉस्पिटल के ऊपर इजरायली एयर स्ट्राइक होना और इतने बड़े नंबर में सिविलियंस की डेथ होना, और अभी तो ये नंबर कंप्लीट फिगर्स में आया भी नहीं है हमारे पास, दिस इज़ अ वॉर क्राइम। और इसे लेकर इवन हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ये एक एजेंसी है जो आज इस आर्टिकल में हाईलाइट हुई है। हम बात करेंगे क्या एजेंसी है। इसने भी इस इजरायली एयर स्ट्राइक को आउटरेजियस डिक्लेयर किया है एंड इट हैज सेड दैट दिस एयर स्ट्राइक हैज डिसरिगार्डेड द लाइफ ऑफ सिविलियंस। सो इफ़ यू वांट टू नो कि लॉज ऑफ वॉर क्या होते हैं, सो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में इसकी बात की थी। आज के इस आर्टिकल से ये एक एजेंसी काफ़ी हाईलाइट हुई है विच इज़ UNRWA, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। सो हो सकता है इधर उधर से कहीं हमारे प्रीलिम्स में ये एजेंसी कहीं पॉपअप ना हो, तो इसीलिए थोड़े से बेसिक्स अबाउट दिस यूनाइटेड नेशंस एजेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। इस एजेंसी को जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश किया था इन 1949। इसका बेसिक रोल क्या है कि जो हमारे पैलेस्तीनियन रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें रिलीफ और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, दैट इज़ द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। सो इस एजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो 5 मेजर फील्ड्स में ऑपरेट करती हैं, विच आर एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड माइक्रो फाइनेंस। इन 5 फील्ड में ये एजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करती है। देखिए, जो पैलेस्तीनियन रिफ्यूजीज़ हैं नॉट जस्ट इन गाज़ा, चाहे वो जॉर्डन में हो, लेबनान में हो, सीरिया, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलेम एज वेल एज गाज़ा स्ट्रिप, यहाँ पे जो पैलेस्तीनियन रिफ्यूजीज़ हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो फंडिंग है वो एंटायरली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होती है, ये याद रखेंगे। इट इज़ द फंडिंग इज़ एंटायरली वॉलेंट्री। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे पैलेस्तीनियन रिफ्यूजीज़ को भी डिफाइन किए गए हैं। तो वो लोग जो पहले जिनका रेजिडेंस पैलेस्तीन था फ्रॉम 1 जून 1946 टू 15 मई 1948, इस टाइमलाइन के बीच में वो लोग जिनका नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस पैलेस्तीन था और अगर उनका होम या लाइवलीहुड सब डिस्ट्रॉय हो चुका है एज ए रिजल्ट ऑफ 1948 कॉन्फ्लिक्ट, दोज पीपल आर रिकग्नाइज्ड एज पैलेस्तीन रिफ्यूजीज। और उनकी हेल्प के लिए, उनको रिलीफ और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को फॉर्म किया इन 1949। So this you have to know about this particular agency. Moving ahead, Prime Minister Narendra Modi ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 को इनॉग्रेट किया और इस इनॉग्रेशन के टाइम पे अमृतकाल विजन 2047, जो कि एक ब्लूप्रिंट है अबाउट इंडियाज़ मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी, इसे भी अनवील किया। एंड इसी के साथ साथ एक फाउंडेशन स्टोन ले किया विद द प्रोजेक्ट्स ऑफ अराउंड 23,000 करोड़, जो कि इस ब्लू इकोनॉमी को अचीव करने की विजन को सपोर्ट करेगा। अलॉन्ग विद इट पीएम मोदी एम्फेसाइज्ड कि इंडिया के लिए मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की इम्पॉर्टेंस क्या है, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड हो, चाहे वो इस सेक्टर को स्ट्रेंथन अप करना हो। दिस इज़ ऑफ मच इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिया राइट नाउ। ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है, ये समिट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इंडिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, कहीं पे पोर्ट डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है। देयरफॉर Prime Minister Modi invited global investors to contribute to India's development, and ये जो blue economy हम achieve करना चाहते हैं by 2047, इसकी development में वो हमारे साथ participate करें। So what is blue economy? इसे briefly समझते हैं। देखिए, ब्लू इकोनॉमी में बेसिकली हमारे जो मेरीन रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है,
चाहे हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, लाइवलीहुड इम्प्रूव करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मर्जी हम मरीन रिसोर्सेज को यूज़ करें, बट दैट यूज़ हैज़ टू बी सस्टेनेबल, ताकि हमारा जो मेरीन हेल्थ है, जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम है, वो प्रिजर्व्ड रहे। दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी। देयरफॉर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी ब्लू इकोनॉमी में अलग अलग रेंज ऑफ सेक्टर्स आ जाते हैं। शिपिंग भी ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है, टूरिज्म, फिशरी, अच्छा ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी सेक्टर। एंड ब्लू इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इट हैपन्स यूजिंग सी, तो इससे इस नंबर को तो हम भूल ही नहीं सकते। प्लस अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज के पास में रहती है। 3 बिलियन से ज़्यादा लोगों का लाइवलीहुड ओशन पे डिपेंड करता है। सो ओशंस एक बहुत बड़े अमाउंट में, एक बड़े नंबर में हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी को अगर हम सस्टेनेबली यूज़ करें एंड दिस एंटायर आइडिया बिकम्स ब्लू इकोनॉमी। देयरफॉर हमारी ब्लू इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पे फोकस करते हैं। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो कोस्ट लाइन है इट इज़ अराउंड 75,000 किलोमीटर लॉन्ग, और तकरीबन 9 कोस्टल स्टेट्स पे ये पूरी की पूरी कोस्ट जो है वो स्प्रेडेड है। वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स ओवर हेयर एंड 2000 से ज़्यादा तो माइनर पोर्ट्स ही हैं। तो अगर हम देखें इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है, हमारे कंट्री का 95% जो बिजनेस होता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वो यहाँ से होता है, एंड जिसके चलते जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होती है। इट इज़ एस्टिमेटेड कि ब्लू इम्पोर्ट्स को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट को अगर हम मिलाएं तो 4% के करीब जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर सिमिलरली इंडिया इज़ ऑल्सो लुकिंग कि हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है, हमारी इसमें जो प्रेजेंस है इसको भी एक्सपैंड करें, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करें। इंडिया शुड बिकम अ हब फॉर शिप रिपेयर, शिप मेंटेनेंस। इसके साथ साथ और इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स इंडिया को यहाँ पे होंगे। देयरफॉर वी आर एनविजनिंग कि इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड किया जाए। प्लस ये हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि जो ऑफ शोर एनर्जी प्रोडक्शन है, चाहे हम विंड एनर्जी को यूज़ कर लें, चाहे हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर लें, इस ऑफ शोर एनर्जी प्रोडक्शन को भी हम बूस्ट करें ताकि इंडिया की जो डिमांड है, एनर्जी डिमांड है, उसे हम मीट कर सकें। प्लस ब्लू इकोनॉमी एक्वाकल्चर और मेरीन बायोटेक को सपोर्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली हमारी कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी है उसे अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेगा। इट विल इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ओशन इकोसिस्टम एज वेल। तो एक्वाकल्चर और मेरीन बायोटेक पे भी फोकस करना है। प्लस जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, सो वी हैव गोल नंबर 14 which talks about life below water. So when you are envisioning blue economy, this will have a synergy with sustainable development goal. हमारा जो गोल नंबर 14 है ये इसे सपोर्ट करेगा। So this is the idea of blue economy जो आपको होना चाहिए। इससे और ज़्यादा डिटेल में चैलेंजेस क्या हैं इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के, है ना, अलग अलग स्टेप्स क्या हैं आप जानोगे। देयर इज डीप ओशन मिशन, सागरमाला प्रोजेक्ट, ओ स्मार्ट, integrated coastal zone management, national fisheries policy. There are so many steps which has been taken by the government to promote this blue economy. आप इसके बारे में और डिटेल में अपनी जो वीकली करंट अफेयर क्लासेस होती हैं द्रोणाचार्य में, वहाँ पे इस पे फोकस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो इतना आइडिया आपको होना चाहिए दैट व्हाट डज ब्लू इकोनॉमी implies and what are the significance of it. Moving ahead, नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के फ्यूचर स्पेस एम्बिशन से रिलेटेड है। तो इसके लिए एक रोड मैप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसरो को डायरेक्ट किया है, जिसमें कि मेन एम ये है कि इंडिया का खुद का इंडियन क्राफ्टेड इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन होना चाहिए बाय 2035, जिसे कहा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 डेवलप करना है। इसी के साथ साथ देखें गगनयान की प्रिपरेशंस चल रही हैं। गगनयान क्या है? हमारा फर्स्ट मैन्ड मिशन है टू द स्पेस, जो कि 2025 में शेड्यूल किया गया है।
इसकी तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन एक न्यू एम्बिशन सेट कर दिया गया है, दैट इज टू लैंड एन इंडियन ऑन द मून बाय 2040। 2040 तक मून पे हमें एक इंडियन को पहुंचाना है। तो ये दो बड़े मिशन पीएम मोदी ने इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर स्पेस एम्बिशंस ऑफ इंडिया इसरो को डायरेक्ट कर दिया है। 2035 तक हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो और 2040 तक मून पे फर्स्ट इंडियन को लैंड किया जाए। मूविंग अहेड, आज के हमारे न्यूज़पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ सिनर्जिस्टिक बैरियर्स की बात की है। देखिए, सब इस आर्टिकल को हम ब्रेक करेंगे। हम जानेंगे सबसे पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए सिनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द डिफरेंट सिनर्जीज होती क्या हैं, एंड देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिनर्जिस्टिक बैरियर्स विच आर अफेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, इसकी डेफिनेशन तो हम सबको याद है कि ऐसी डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट इस तरह से करें कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन जो है, हमारी नीड्स तो पूरी हो ही हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़रूरतें को पूरी करते करते फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। ये ना हो कि हम प्रेजेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये सब कुछ ना मिले। सो वाइज यूज़। तो इसमें हम क्या चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव, एक सस्टेनेबल और एक रिजिलियंट फ्यूचर बने फॉर द पीपल ऑन दिस प्लैनेट एंड एज वेल एज फॉर आवर अर्थ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है बिकॉज वी आर सीइंग दैट वी हैव डन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से 1 मिलियन स्पीशीज आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वी हैव overused our resources that much कि अब resources की scarcity पैदा हो चुकी है। फूड प्रोडक्शन की बात करें तो नेक्स्ट 40 ईयर्स में हमें डबल करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी 23% वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल लैंड डिग्रेड हो चुका है। तो किस तरह फूड प्रोडक्शन डिमांड जो है वो मीट होगी। आप वाटर की बात कर लो, 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन वाटर स्कार्स एरियाज में रहती है, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहती है बाय 2025, 2/3। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस नाउ वी हैव क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। सो इन सबको देखते हुए इट्स अ हाई टाइम दैट वी नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे लेकर इस पूरे आइडिया को 3 कोर एलिमेंट्स पे रखा गया। एक तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ये नहीं कि जी हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेंगे, नो, देयर हैज टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर हैज टू बी सोशल इंक्लूजन, सोशल सस्टेनेबिलिटी, एंड देयर हैज टू बी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तो बात कर ही रहे हैं हम कि किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, रैशनली यूज़ करना है, एनवायरमेंट को कंजर्व करना है। इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी वांट टू सेव वाटर। सस्टेनेबल मोबिलिटी की बात हो रही है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले तो एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, आइडिया इज क्लियर। फिर हम सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात भी करते हैं। भाई, जेंडर इक्वालिटी भी हो, लोगों की डेवलपमेंट हो, कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट हो, कल्चर की डेवलपमेंट हो, एक फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हर किसी को हेल्थ केयर मिले, हर किसी को एजुकेशन मिले। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। देन थर्ड पिलर इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। देयर हैज टू बी इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर शुड बी वेल्थ फॉर ऑल, इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये 3 कोर पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। कौन कौन से? एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सिनर्जीज का। देखिए, हमारे पास अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सपोज आप पावर्टी के लिए आपने एक पॉलिसी बनाई, आपने हेल्थ के लिए पॉलिसी बनाई, आपने क्लीन एनर्जी के लिए पॉलिसी बनाई। सिनर्जी ये बताता है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ टूल टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉलिसीज एंड टारगेट्स दे इंटरैक्ट विद ईच अदर।
अगर हमें ये पता चल गया कि किस तरह अलग अलग पॉलिसीज़ आपस में इंटरैक्ट करती हैं, पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो इससे हम एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी बना पाएंगे, जिससे कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर हाईली कनेक्टेड एंड डाइवर्स टारगेट्स। लगता है कि 17 अलग अलग गोल्स हैं, नो, दे आर हाईली कनेक्टेड एंड डाइवर्स टारगेट्स। तो हमें सिनर्जीज को समझते हुए ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जो कि इसे बैलेंस कर रही हैं। वी नीड टू अनलॉक दिस सिनर्जीज ताकि जो मल्टीपल टारगेट्स हैं ये क्लोजर आ सके। दैट इज द बेसिक आइडिया। सो देर आर दी 5 सिनर्जीज जिन पे हमें ध्यान देना होगा, जो कि अभी तो डिससिनर्जीज बन चुकी हैं, बैरियर्स बन चुके हैं। रिसोर्स एलोकेशन, क्रिएटिंग एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट, को बेनिफिट्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड सैचुरेशन लिमिट। ये 5 अलग अलग तरह की सिनर्जीज हैं जिन पे अगर हम फोकस करें तो ये जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये इनडिविजिबल हैं, दे आर इंटीग्रेटेड। तो सिनर्जीज को फॉलो करते हुए हम इन्हें अचीव कर सकते हैं। इंडिया इज पुशिंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होगा, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी तो आएगी ही आएगी, प्लस एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। अच्छा, इससे जो हमारी क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स हैं उसे भी बूस्ट मिलेगा, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। समझ रहे हैं? तो एक पॉलिसी अलग अलग एरियाज को टारगेट करती है तो इसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन। तो इस आर्टिकल में इसी सेम आइडिया को डिस्कस किया गया है। डू रीड दिस आर्टिकल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।